नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है और इसमें 2 क्रिमिनल अपील्स थी जिसको एक कॉमन जजमेंट से डिस्पोज किया गया है, जिसमें एक क्रिमिनल अपील नंबर 11136 ऑफ 2014 है और एक क्रिमिनल अपील थी 1933 ऑफ 2014। और इसमें जो पहली जो क्रिमिनल अपील है उसमें अपीलेंट को ना सिर्फ जो है जो एक्विटल कर दिया गया था उसमें, और सेकंड जो क्रिमिनल अपील थी और उसमें जो अपीलेंट को की जो अपील थी उनको खारिज कर दिया था। तो मींस पहली जो अपील थी उनकी अपील को अलाउ कर दिया था, उनकी कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया था, और सेकंड जो अपील थी उनकी जो अपील जिसमें अपीलेंट थे 1933 इसमें अपीलेंट की जो अपील थी उनको खारिज कर दिया था। तो इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं वो डिस्कस किए हैं और एक इशू रिलेटेड है कि कोई भी अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट किसी रेवेन्यू ऑफिसर्स को दी जाती है तो वो एक पुलिस ऑफिसर के अंदर की कैटेगरी में ही आएगी और सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वो एडमिसिबल नहीं होगी। और इसमें जो अपीलेंट जो है पहली अपील के जो अपीलेंट है उनको कन्विक्शन सिर्फ जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर दे दिया गया था, और सेकंड जो अपील थी उनमें जो कन्फेशनल स्टेटमेंट को हटा के कोर्ट ने पाया कि जो बाकी जो टेस्टिमनीज हैं वो अगेंस्ट में गई हैं और इसलिए जो है वो जो प्रोसिक्यूशन ने केस है वो अपना एस्टेब्लिश कर दिया है। तो आइए इसके थोड़े से फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो देखिए, ये एक 3 बेंच की जो जजमेंट है, ऑनरेबल 3 जजेस हैं, उन्होंने ये जजमेंट दी थी और जो अपील थी वो 8 जुलाई 2013 की, जिसमें डिविजनल बेंच हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा जिन्होंने मर्डर रेफरेंस जो था वो प्रिपेयर किया था और स्पेशल कोर्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, उन्होंने आगे जो अपीलेंट है उन्होंने अपील रेफर की थी और सेकंड जो अपील थी वो सेकंड अपीलेंट ने जो है फाइल की थी। और इम्प्यून जजमेंट में जो डेथ सेंटेंस इम्पोज हुई थी जो पहले अपीलेंट हैं उनको सेट असाइड कर दिया था रेफरेंस के अंदर, और जो डेथ सेंटेंस इनको इम्पोज की थी उसको सेट असाइड कर दिया था, और लेकिन जो रिगरेस इम्प्रिजनमेंट थी वो 14 साल की वो बढ़कर उनको उसमें कन्वर्ट कर दिया था और साथ में 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। और जो दोनों अपील्स जो हैं वो अपील्स थी लेकिन दोनों की वो डिसमिस कर दी गई थी। अब दोनों ने अपीलेंट ने आगे अपील है माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। फैक्ट्स ये थे कि 11 दिसंबर 2005 को एनसीबी जैसे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं उनको एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी मिली थी सम पर्सन से कि कई पर्सन जो इंड्यूस्ड हैं कॉन्ट्राबैंड के और वो ट्रैवल कर रहे हैं कलर्ड इंडिका कार में अमृतसर से आ रहे हैं। वो एक कॉन्ट्राबैंड है वो सप्लाई करने के लिए एक बस स्टैंड में चंडीगढ़ में। और 12 दिसंबर 2005 को रात के 1 बजे एक नाका जो था वो एनसीबी ने एक बनाया और 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे उनको जो कि एसोसिएट थे इन्वेस्टिगेशन से, उनकी मदद से बनाया गया। और 3:15 में जब एनसीबी को पता चला कि एक कार जो है सेक्टर 25 से आ रही है और सेक्टर 24 चंडीगढ़ जा रही है, उनको लिटिल डिस्टेंस पे गाड़ी जो है वो रोकी गई। थोड़ा सा डिस्टेंस जहाँ नाका बनाया गया था उससे थोड़े डिस्टेंस दूरी गई, लेकिन जो 2 पर्सन्स थे जिन्होंने वाइट जो टर्बन्स वेयर किया था वो कार से निकले और भाग गए, और 3rd पर्सन थे जिन्होंने टर्बन वेयर की थी जिसको बाद में डिस्क्लोज किया गया कि वो उनका नाम जो अपीलेंट जो है सेकंड अपीलेंट है वो हम कार में बैठे रहे। और एनसीबी ने व्हीकल को इंटरसेप्ट किया और उन अपीलेंट की सर्च की इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेसेस। कार सर्च करते समय 2 पैकेट्स थे, एक खाकी टेप पे डोर पैनल पे पाया और
जब सीट को, जो रियर बैक सीट को अनजिप किया गया तो 2 सिमिलर पैकेट्स जो हैं खाकी टेप में जो पाए गए थे उसे रिकवर किया। प्रोसिक्यूशन ने क्लेम किया कि इंक्वायरी में जो अपीलेंट 2 थे उन्होंने डिस्क्लोज किया कि जो पैकेट्स में एक हीरोइन है और वो अमृतसर से ला रहे थे विद द असिस्टेंस ऑफ जो अपीलेंट नंबर 1 है उनकी मदद से ला रहे थे, और एक और पर्सन का नाम लिया जो कि मतलब सेलिंग करनी थी चंडीगढ़ में। फर्दर उन्होंने बताया कि दोनों, एक जिसमें अपीलेंट नंबर 1 और एक और पर्सन थे, वो भाग गए जब गाड़ी नाका से थोड़ी दूर पे रोकी गई थी। और एनसीबी ने जो सीज कर लिए थे 4 पैकेट्स और 2 रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को सील्ड कर दिया था। 2 रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को लेने के बाद उसे सील्ड कर दिया, और जो पैकेट्स थे वो साइन किए गए अपीलेंट नंबर 1 द्वारा और 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस द्वारा, और इंटेलिजेंस ऑफिसर थे और एक सुपरिटेंडेंट इस केस में, और उनको सेंट्रल जेल में लॉन्च किया गया। और फिर इंफॉर्मेशन जो मिलने के बाद जो फिर वापस अपीलेंट नंबर 1 को अरेस्ट किया गया और नोटिस फिर उनके ऊपर सर्व किया गया अंडर सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत। और फिर उनके बाद वॉलंटरी स्टेटमेंट थी, रिकॉर्ड की गई और साइन की गई। फिर उसके बाद उनको दोबारा जो है अरेस्ट किया गया। फिर जो इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद एनसीबी ने अपनी जो कंप्लेंट है वो सबमिट की स्पेशल कोर्ट चंडीगढ़ के पास, और फिर उसके बाद दोनों अपीलेंट्स ने को ऊपर लगाया गया कि मतलब जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट थी उसमें ये बताया गया कि इनके ऊपर जो ऑफेंसेस हैं वो बनते हैं सेक्शन 8, सेक्शन 21, 27 ए, सेक्शन 60 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। चार्जेस भी फ्रेम हुए दोनों अक्यूज्ड के ऊपर, सेक्शन 21 रीड विद सेक्शन 8 और सेक्शन 27 ए एंड सेक्शन 60 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। और 2 जुलाई 2007 को दोनों ने जो अपीलेंट्स हैं उन्होंने प्लीड किया कि वो बेकसूर है और ट्रायल जो है वो फेस करना चाहते हैं। फिर प्रोसीडिंग्स हुई ट्रायल कोर्ट के समक्ष। फिर उसके बाद एनसीबी ने 5 विटनेस थे वो एग्जामिन किए, और एक जो इंडिपेंडेंट विटनेस नंबर 1 थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की। और फिर जो नाका था वो लेट डाउन हुआ था 12 दिसंबर 2005 को, और जो कांस्टेबल थे जिनकी डिपोजिशन जो थी डिपॉजिट किए थे सैंपल्स ऑफ कॉन्ट्राबैंड विद सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी दिल्ली, और उनके जो और फिर जो एक और इंटेलिजेंस ऑफिसर थे एनसीबी के, उन्होंने जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी जिसके बेसिस पे नाका लेट डाउन किया गया था और अपीलेंट नंबर 1 को अरेस्ट किया गया था। और केमिकल एग्जामिनर ने भी डिपोज किया कि उन्होंने जो सैंपल है वो नार्कोटिक सैंपल सेक्शन CRCL से लिए थे फ्रॉम प्रोसिक्यूशन विटनेस 2, एंड जो रिपोर्ट थी 24 फरवरी 2006 को की टेस्टिंग जो हुई थी वो सैंपल जो पॉजिटिव पाए गए थे हीरोइन के, और जिसमें 73.5% डायलिटिकल मॉर्फिन जो है वो वेट में पाई गई थी। और उसके बाद जो सुपरिटेंडेंट एनसीबी थे उन्होंने भी नरेट किया सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू ले ऑफ, जिसकी वजह से नाका लेट मतलब बनाया गया था और सर्च की गई थी इंडिका कार को, और अक्यूज नंबर जो अपीलेंट नंबर 1 है और अपीलेंट नंबर 2 है, और कॉन्ट्राबैंड जो है वो रिकवर किया गया था, और प्रिपरेशन जो है रिकवरी ऑफ सीजर मेमो बनाया गया था, और वो फॉरवर्ड किया गया था कॉन्ट्राबैंड जो है वो फॉरवर्ड किया गया था दिल्ली में केमिकल एनालिसिस पे, जिसकी वजह से जो रिपोर्ट थी केमिकल एग्जामिनर की वो रिपोर्ट है वो ऑब्टेन हुई। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंसेस क्लोज किए। अक्यूज ने अपने एग्जामिनेशन 313 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, उन्होंने अपने चार्जेस को डिनाई किया और उन्होंने कहा कि वो गिल्टी नहीं है, उन्हें इम्प्लीकेट किया गया है। और इन डिफेंस में उन्होंने कहा कि जो अक्यूज्ड ने जो 4 विटनेस, साथ में उन्होंने 4 विटनेस अपने डिफेंस विटनेसेस भी खड़े किए, जो DW1, DW2, DW3, DW4, DW1 और DW2 थे जो उनको समन किया गया था जो अपीलेंट नंबर 2 है, और ताकि वो प्रूव कर सके जो कॉल जो थी 27 सेकंड की जो की गई थी जो इनके मोबाइल से एट 9:45 पे शाम के, और 11 दिसंबर 2005 को जिस लैंडलाइन नंबर पे की गई थी जो इंस्टॉल था जोनल डायरेक्टर चंडीगढ़ का, जो कि जब वो पुलिस की कस्टडी में थे। तो ये आर्ग्यू किया गया था कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 जो है वो खुद एक रियल कल्प्रिट है। एप्लीकेंट्स जो अपीलेंट्स ने ये आर्गुमेंट किया था कि जो
पुलिस ने जो जिस इंडिपेंडेंट विटनेस को बनाया गया था प्रोसिक्यूशन विटनेस, वो खुद एक रियल कल्प्रिट है और उन्हीं से हीरोइन जो है वो बरामद हुई थी और उन्होंने ब्राइब की थी ऑफिसर्स ऑफ एनसीबी टीम की, और जिसकी वजह से प्लांट किया गया था कॉन्ट्राबैंड जो है वो प्लांट किया गया था उनकी गाड़ी में, जो गाड़ी चला रहे थे अपीलेंट नंबर 2। और फिर इसके बाद कि ये भी कंटेंशन दी गई अपीलेंट नंबर 2 द्वारा कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेस थे, जिसमें से एक जो विटनेस है, जो दूसरे इंडिपेंडेंट विटनेस थे, वो एक स्टॉक विटनेस थे एनसीबी के और एक पे रोल्स में थे एनसीबी में और एज ए डेली वेजर के तौर पे। और टेस्टिमनी जो DW3 और DW4 ने भी रेफर की कि वो ये डिपोज किया कि जो दूसरे इंडिपेंडेंट विटनेस थे वो उन्होंने ज्वाइन किया था एज ए विटनेस के तौर पे जब एक और कंप्लेंट रजिस्टर्ड की थी एनसीबी ने। और इसके बाद इंटायर एविडेंस को डिस्कस करने के बाद जो जजमेंट आई थी 10 मार्च 2012 को, जिसमें से स्पेशल जज हैं चंडीगढ़ के, उन्होंने पाया कि दोनों अक्यूज्ड गिल्टी हैं और उनको कन्विक्ट कर दिया सेक्शन 21 और रीड विद सेक्शन 8 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत। और फिर 15 मार्च 2012 को आर्गुमेंट सुनने के बाद क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है वो बनाई गई और उसमें पाया कि जो अपीलेंट नंबर 1 है वो पहले भी कन्विक्टेड हो चुके हैं सेक्शन 21 सब पार्ट सी एनडीपीएस एक्ट के तहत, और फॉर दी जो ऑफेंस था जिनमें जो कि कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक्स थी, वो जो है वो उस जो नार्कोटिक्स ड्रग्स थी उसमें वो इन्वॉल्व थे। और ये प्रोविजन जो है 21C ऑफ एनडीपीएस एक्ट के यहाँ पर अप्लाई हुए सेक्शन 31A ऑफ एनडीपीएस एक्ट पे के तहत, और उनको जो मौत की सजा जो है वो सुनाई, सेंटेंस टू डेथ है अंडर सेक्शन 21 सब पार्ट सी रीड विद सेक्शन 31A सब पार्ट 1A ऑफ एनडीपीएस एक्ट। और फिर दूसरे जो को एक्यूज्ड थे जिनको जो कि अपीलेंट नंबर 2 हैं, उन्होंने लर्नड जज जो स्पेशल कोर्ट थे चंडीगढ़ के, उन्होंने ये फैक्ट नोट किया कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और एक वार्डन में काम कर रहे थे पंजाब जेल में, और एक संगूर जगह है वहां पर पोस्टेड थे जब वो जो ऑफेंस है वो कमिट किया गया। तो इसलिए वो एक ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को और बढ़ाता है, इसलिए जो सेंटेंस जो है अंडर सेक्शन 21C ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत उनको रिगरस इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई 12 साल की, और साथ में 1.5 लाख रुपए का फाइन भी सुनाया, और अगर डिफॉल्ट करने पे 3 साल की सजा का और भी जो है वो प्रोविजन रखा कि अगर 1.5 लाख रुपए नहीं देंगे तो 3 साल की जो सजा है वो फर्दर उनको जानी पड़ेगी और बेयर करनी पड़ेगी। अब फिर इसके बाद प्रोसीडिंग्स थी हाई कोर्ट में, जो इसके बाद जो ऑर्डर आने के बाद प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया गया, ऑर्डर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। अब उसके बाद अपीलेंट्स ने हाई कोर्ट में जो है अप्रोच करने के बाद एक मर्डर रेफरेंस था 366 सीआरपीसी का, वो भी जो नीचे की कोर्ट थी उन्होंने फॉरवर्ड किया था हाई कोर्ट को कि डेथ सेंटेंस जो है वो स्पेशल कोर्ट ने जो अवार्ड की थी, जो कि अक्यूज अपीलेंट नंबर 1 है। एंटायर एविडेंस को एनालाइज किया हाई कोर्ट ने और डिसीजंस थे उस पर रिलाई किया। ये कन्हैया लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट थी, उस पर रिलाई किया, और राम सिंह वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स की एक जजमेंट आ रखी थी, और राजकुमार करवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। वहां ये पाया कि जो कन्विक्शन जो है वो पास सोली सिर्फ इसी ग्राउंड पे पास किया गया था कन्विक्शन की, जो एक कन्फेशन जो दी थी दोनों अपीलेंट्स ने अंडर सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस के तहत, जो कन्फेशन के स्टेटमेंट पे ही कन्विक्शन दी गई है। और कन्फेशन जो ऑफिसर ऑफ एनसीबी के समक्ष जो कन्फेशन देना वो एडमिसिबल है, क्योंकि एनसीबी ऑफिसर जो है वो पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन श्रेणी में नहीं आते हैं अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। तो इसलिए जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके पास कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है वो एडमिसिबल नहीं होती है। तो लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट आई थी उसके बेसिस पे यह बताया कि एनसीबी के ऑफिसर्स के समक्ष देना, वो क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते इसलिए उनकी जो स्टेटमेंट है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है, वो एडमिसिबल है। लेकिन दोनों अपीलेंट्स को कन्विक्टेड कर दिया गया था एनडीपीएस एक्ट में, और फिर ये कंक्लूजन्स पे हाई कोर्ट आई कि जो स्टेटमेंट्स थी दोनों अपीलेंट्स की वो रिकॉर्ड की गई थी सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में, और वो की एक एडमिसिबल इन एविडेंस है, और क्योंकि एक कन्फेशन था वो उनके अगेंस्ट में यूज किया गया था। और डिपोजिशन थे प्रोसिक्यूशन विटनेस जो PW1, PW2 और PW5 जिन्होंने गाड़ी को सर्च किया था अपीलेंट नंबर 2 की, और ये रिकवरी की थी 4 किलोग्राम ऑफ हेरोइन की। और इसके बाद हाई कोर्ट जो कि रिलाई किया था हाई कोर्ट ने, और ये ऑब्जर्व किया कि जो अपीलेंट नंबर 2 है वो एप्रीहेंड किया एनसीबी ऑफिसर्स ने व्हीकल में, और एक सफिशिएंट एविडेंस बनते हैं उनके खिलाफ
तो जो कि उन्होंने 4 किलोग्राम की हेरोइन अपनी पोजेशन में थी। और फिर जो अपीलेंट नंबर 1 है उसमें भी हाई कोर्ट ने पाया कि कन्फेशन जो रिकॉर्ड की गई थी सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत वो एडमिसिबल है, क्योंकि ये कन्हैया लाल की जजमेंट आई थी। और कोर्ट ने ये नोट किया कि दोनों अपीलेंट्स हैं, उन्होंने कोई भी फॉर्मल एप्लीकेशन जो है वो मूव नहीं की थी कि वो स्टेटमेंट से वो बदलना चाहते हैं, जो रिट्रैक्ट करना चाहते हैं। कोई भी ऐसी फॉर्मल जो एप्लीकेशन है वो मूव नहीं की थी। तो इसलिए कोई रीजन नहीं बनता कि उनकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट को डिस्कार्ड कर दिया जाए या फिर रिजेक्ट कर दिया जाए। और या फिर टेस्टिमोनी जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के थे PW1, PW2 और PW5 को उनको डिस्कार्ड कर दी जाए। चूंकि जो अपीलेंट नंबर 1 को आइडेंटिफाई नहीं किया था PW3 और PW5 में, तो इसलिए स्टेटमेंट जो है लेकिन जो रिकॉर्ड की गई थी सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस के एक्ट के अंदर, और को एक्यूज्ड ने भी कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी कि अपीलेंट नंबर 1 जो है वो भी इन्वॉल्व है क्राइम में। इसलिए दोनों कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को जब दोनों टुगेदरली रीड किया जाता है तो एक सफिशिएंट एविडेंस जो है वो बनते हैं अपीलेंट नंबर 1 के, क्योंकि वो गिल्टी हैं ऑफेंस के। और जो चूंकि एक अपीलेंट नंबर 1 ऑलरेडी कन्विक्टेड हो चुके हैं और सेंटेंस भी एनडीपीएस के एक्ट के अंदर उनको सुनाई जा चुकी है, तो इसलिए अपील जो अगेंस्ट कन्विक्शन जो है वो पेंडिंग थी एट द टाइम जो हाई कोर्ट में। तो इसलिए इससे पता चलता है कि इनकी प्रोपेंसिटी मतलब इंक्लाइनेशन है तो टुवर्ड्स द क्राइम, इस तरह के जो ऑफेंस क्राइम्स के लिए उनकी भी इंक्लाइनेशन है। तो हाई कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया कि बिकॉज की जो अपीलेंट नंबर 1 है वो कार से भाग गए थे, तो इसलिए नाका जहां लगाया गया था उससे पहले भाग गए थे, तो उनको पकड़ा नहीं जा सका। तो ये एक कोई ग्राउंड नहीं बनता कि उनको क्विट कर दिया जाए या फिर एक्सोनरेट कर दिया जाए, जो कि जबकि वो कॉन्शियस पोजेशन ऑफ हीरोइन में के जब उनके ऊपर चार्ज बनते हैं। तो इसलिए हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी डिफेंस वर्जन को, जो कि अपीलेंट नंबर 2 ने बताई थी कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो एक्चुअली में रियल कल्प्रिट है और वो उनके पास से ही कॉन्ट्राबैंड है रिकवर्ड हुई थी, और एनसीबी की टीम को उन्होंने ब्राइब किया था, जो कि और फिर उन्होंने क्लेवरली प्लांट किया था जो अपीलेंट नंबर 2 की कार में प्लांट किया था। तो ये कोर्ट ने कहा कि जो प्लिया टेकर की जो दूसरे विटनेस हैं उनको भी प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया गया था, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं किया जा सका क्योंकि वो स्टॉक विटनेस थे। और ये भी मेरिटलेस हाई कोर्ट ने पाया, और कोर्ट ने पाया कि जो दूसरे इंडिपेंडेंट विटनेस को इसलिए एग्जामिन नहीं किया जा सका क्योंकि सिंस ही हैज बीन क्योंकि वन ओवर बाय द अपीलेंट्स। तो इसके डिस्कशन के करने के बाद जो दोनों अपीलेंट जो हैं वो कॉन्शियस पोजेशन ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ हीरोइन की पोजेशन में पाए गए, और इसलिए जो ट्रायल कोर्ट ने जो फाइंडिंग्स थी वो ट्रायल कोर्ट ने जो बताई थी कि ये पनिशेबल है, गिल्टी ऑफ ऑफेंसिव अंडर पनिशेबल सेक्शन 21C विद सेक्शन 8 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत वो सही पाया गया, इसलिए उस डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया। लेकिन सेंटेंस जो इम्पोज की गई थी 12 साल की वो भी हाई कोर्ट ने इन्फर्म कर दी। लेकिन जो डेथ पेनल्टी दी गई थी अपीलेंट नंबर 1 को वो रिपीटेडली ऑफेंडर है सेक्शन 31 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के, तो कोर्ट ने पाया कि एक काफी ज्यादा हार्श हो जाती है पनिशमेंट, तो इसलिए उनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको सेट असाइड कर दिया और उनको 14 साल की जो है रिग्रेस कड़ी सजा जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है वो अवार्ड की, साथ में 1.5 लाख रुपए का फाइन, अगर डिफॉल्ट करते हैं तो 1 साल की सजा और बढ़ाने का जो उसके साथ बना दिया, सजा थी उसके साथ दे दी। अब यहाँ पर आर्गुमेंट्स दोनों पार्टीज के दिए गए। अब दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट देने के बाद अब कोर्ट ने अपना क्या एनालिसिस दिया देखते हैं। अब इस एनालिसिस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या एनालिसिस दिया, तो यहाँ पर जो अपीलेंट नंबर 1 थे उन्होंने ये अपनी सबमिशंस दी कि एक तूफान सिंह की जो जजमेंट है वो आई थी, इसलिए तूफान सिंह की जजमेंट में जो ये पाया गया था कि जो कोई भी स्टेटमेंट जो कन्फेशन स्टेटमेंट दी जाएगी तो वो एडमिसिबल नहीं होगी कोर्ट में, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं, जो भी जो एनसीबी के जो ऑफिसर्स होंगे उनकी जो श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर उस जजमेंट्स को पढ़ने के बाद कोर्ट ने अपने कंसिडरेशन दी कि जो दोनों अपने सबमिशन होने के बाद अब यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि जब मैटर जब कंसिडर किया गया था हाई कोर्ट में वो 2013 में था, वो आर्गुमेंट्स जो एक्सेप्ट कर लिए थे रिस्पोंडेंट एनसीबी के कि ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है जिनके पास पावर है ऑफिसर इंचार्ज की अंडर पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 53 ऑफ एक्ट, वो एक पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, जो कि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर बताए गए हैं। और जो कन्फेशन स्टेटमेंट जो दी गई एनडीपीएस एक्ट की वो जो
इन्वेस्टिगेशन में बनाई जाती है वो एडमिसिबल अगेंस्ट हिम। तो इसलिए हाई कोर्ट ने जो थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के कन्हैया लाल और राज कुमार कंवर के डिसीजंस पर रिलाई किया था। लेकिन यहाँ पर ये बताया कि जो जो जजमेंट आई थी बाद में तूफान सिंह की, उस जजमेंट में तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की, तो वहां पर कोर्ट ने अपना री एग्जामिन किया कन्हैया लाल की जो जजमेंट्स थी और राजकुमार कंवर की जजमेंट पे। वहां पर यह पाया कि लार्जर बेंच के पास गया था ये तूफान सिंह का केस, तो वहां पर ये स्टेटमेंट बताई गई थी कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी अंडर सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के, उसको एक कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है ट्रीट की जाएगी, और नॉट की किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा अगर ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रीट नहीं किए जाते पुलिस ऑफिसर के तहत। तो यहाँ पर डिटेल एग्जामिनेशन के बाद ये लीगल पोजीशन ये क्लियर कर दी कि जो जितने भी स्टैट्यूज हैं, कस्टम्स एक्ट 1962, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 और सीआरपीसी के जो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो कि जजमेंट दी गई थी ऑनरेबल जज ने, तो वो फाइनली ये क्या कंक्लूजन आया था, वो कंक्लूजन में ये बताया कि ये सारे ऑफिसर्स जो हैं जिनको पावर्स दी गई है सेक्शन 53 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, और जो ये सारे ऑफिसर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, पुलिस ऑफिसर्स की श्रेणी में आते हैं अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत बार्ड है, और सच ऑफिसर्स को पुलिस ऑफिसर्स की श्रेणी में रखा गया है अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और स्टेटमेंट जो दी जाएगी अक्यूज द्वारा वो रिकॉर्ड की जाएगी सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट को, वो एक कन्फेशनल कैनॉट बी यूज्ड एज अ कन्फेशनल स्टेटमेंट इन द ट्रायल ऑफ द ऑफेंस अंडर एनडीपीएस एक्ट। तो ये इंटरप्रिटेशन यही निकाला कि जो पुलिस जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत, वो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट के तौर पे ट्रायल में जो यूज नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनको भी जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर जो डील कर रहे हैं इस तरह के केसेस को, वो भी पुलिस ऑफिसर्स की श्रेणी में उनको डाला गया है। और अब तूफान सिंह का जो वर्डिक्ट आया था वो अपीलेंट नंबर 1 के केस में भी एप्लीकेबल है। और जो तूफान सिंह का जो केस था वो जो जजमेंट आई थी कन्हैया लाल की और राजकुमार करवल की, और उसमें जो तूफान सिंह के केस में ये बताया गया था कि ये कन्हैया लाल और राजकुमार करवल की जजमेंट ने जो करेक्ट लीगल पोजीशन है वो नहीं बताया था, और इसलिए वो दोनों जजमेंट्स थी वो ओवर रूल्ड कर दी गई थी। और जो प्रोसिक्यूशन का जो केस बनता था अपीलेंट के अगेंस्ट में, वो एक कोलैप्स हो जाता है लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड्स, जो ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल बिखर गया है ये केस। तो ये अब आगे कोर्ट ने कहा कि ये डिस्प्यूट नहीं है कि जो अपीलेंट नंबर 1 को एप्रीहेंड नहीं किया था एनसीबी ऑफिशियल्स ने जहां स्पॉट में, क्योंकि नाका जब ले डाउन हुआ था वहां पे सिर्फ जो अपीलेंट नंबर 2 है उन्हीं को ही जो है वो पकड़े गए थे इंडिका कार में। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन का जो केस था वो ये था कि अपीलेंट नंबर 2 था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उनकी जो स्टेटमेंट थी अंडर सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड की थी, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बताया था कि जो उनके जो को एक्यूज्ड हैं जो कि अपीलेंट नंबर 1 है, और एक और जो एक्यूज्ड का नाम था वो बताया था। लेकिन एनसीबी ऑफिसर्स ने क्लेम किया कि लुकआउट नोटिस था, लुकआउट जो था वो दोनों के ऊपर बनाया गया था, लेकिन वो दोनों भाग गए थे स्पॉट से। इसलिए जो एक और जो अक्यूज नंबर 3 है उनको एप्रीहेंड नहीं किया जा सका था, नहीं पकड़ा जा सका था। इसलिए एनसीबी ऑफिसर्स ने ये रिपोर्ट्स अखबार के माध्यम से ये पाया कि अपीलेंट नंबर 1 है उनको अमृतसर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है एनडीपीएस के केस में, और सेंट्रल जेल अमृतसर में लॉन्च कर दिया है। इसलिए उन्होंने परमिशन ली थी कंसर्न कोर्ट से कि अपीलेंट नंबर 1 को कस्टडी में लिया जाए इंस्टेंट केस में, और इसलिए उनको अरेस्ट किया गया था। और फिर उसके बाद जो है वो नोटिस दिया गया था अंडर सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत, तब उनकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की थी। तो इसलिए उनकी जो स्टेटमेंट को एक कॉन्फेशनल स्टेटमेंट मान के ही जो है अपीलेंट नंबर 1 को अरेस्ट किया गया था। और जब कन्फेशनल स्टेटमेंट जो को एक्यूज्ड की जो रिकॉर्ड की थी अंडर सेक्शन 67 और एनडीपीएस एक्ट के, जहां उन्होंने उनका अपीलेंट नंबर 1 का भी रोल था वो बताया था, फिर सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट भी अपीलेंट नंबर 1 की रिकॉर्ड की थी अंडर सेक्शन 67 एनडीपीएस एक्ट की, वो उसे रिजेक्ट किया जाता है एज पर द लाइट ऑफ द लॉ लेड डाउन इन दी तूफान सिंह का जो केस था। तो इसलिए अब कोर्ट ने कहा कि इसमें तो कुछ बचता ही नहीं अपीलेंट नंबर 1 का, क्योंकि एक तो वो सिर्फ वो जो स्टेटमेंट थी वो अपीलेंट नंबर 2 की स्टेटमेंट पे ही उनको
जो है वो अरेस्ट किया था, और स्टेटमेंट जो थी अपीलेंट नंबर 1 की वो उनको अरेस्ट करने के बाद ही स्टेटमेंट ली गई थी अंडर सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के अंदर। पहले उनको नोटिस दिया गया था, लेकिन चूंकि जो स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि तूफान सिंह की जजमेंट थी वो एप्लीकेबल होगी इस केस में, तो इसलिए कोई इंक्रीमेटिंग एविडेंस नहीं बनता है, इसलिए जो अपीलेंट नंबर 1 है उनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो वाइटल लिंक था जो अपीलेंट नंबर 1 का और जो ऑफेंस था जिनके ऊपर चार्ज किया गया था, तो इसलिए जो कन्विक्शन का जो ऑर्डर है वो सस्टेन नहीं किया जा सकता। तो ये सारे डिस्कशंस के बाद कोर्ट ने पाया कि अपीलेंट नंबर 1 को अक्विट कर देना चाहिए, उनको बरी कर देना चाहिए, क्योंकि ऑफ द जो कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ हीरोइन थी वो जो चार्ज लगाया गया था उससे उनको बरी कर देना चाहिए, इसलिए उनको ऑर्डर अकॉर्डिंगली मींस उनको बरी कर दिया। अब दूसरी अपील थी जो कि अपीलेंट नंबर 2 से रिलेटेड थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अपीलेंट नंबर 2 का जो केस है वो डिफरेंट फुटिंग पे स्टैंड करता है, दूसरे पहलुओं पे स्टैंड मतलब दूसरे बेस पे स्टैंड करता है। अब जो अपीलेंट नंबर 2 है वो जो अपीलेंट नंबर 1 थे उन्होंने जो स्टेटमेंट अपीलेंट नंबर 2 ने जो रिकॉर्ड करवाई थी सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट को, उसको डिस्कार्ड भी कर देते हैं तब भी कि वो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट पे यूज नहीं की जा सकती जो एनसीबी ऑफिशियल्स को दी जाती है, क्योंकि तूफान सिंह के जजमेंट के मुताबिक, तो क्योंकि तूफान सिंह की जजमेंट ये बताती है कि वो भी जो एनसीबी ऑफिशियल्स हैं वो भी पुलिस ऑफिसर्स ही ट्रीट किए जाएंगे एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि जो अपीलेंट नंबर 1 का जो केस था वो सिर्फ अपीलेंट नंबर 2 का जो केस है वो सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट पर स्टैंड नहीं करता है जो एनसीबी ऑफिशियल्स ने बनाया था, क्योंकि ये केस जो है अपीलेंट नंबर 2 का वो डिफरेंट फुटिंग पे स्टैंड है, डिफरेंट जो बेस इनकी जो है वो दूसरे पे है, क्योंकि अदर फैक्टर्स को भी रेलेवेंट फैक्टर्स भी बनते हैं इस केस में, क्योंकि इसमें 3 प्राइम प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, PW3 और PW5। तो इनकी जो टेस्टिमनी को डिस्कस किया और एग्जामिन किया केयरफुली, तो यहाँ ये पाया कि वो सारी इन सबकी जो टेस्टिमनी है वो कंसिस्टेंट है और अनफेलिंग है, तो कोई मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं पाए, ना ही कोई डेविएशंस पाया, इसलिए अपीलेंट को जो बेनिफिट है वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि ना तो डिस्क्रिपेंसीज थी ना ही कोई अनफेलिंग था। अब कोर्ट ने एक लीगल पोजीशन को डिस्कस किया इस जजमेंट में कि प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाइज द प्रीपोंडेंसीज ऑफ द प्रोबेबिलिटी, लीगल पोजीशन जो है वो डिस्कस किया यहाँ पे। ये तो यहाँ पर ये बताया कि एक सेटल्ड लॉ है कि अपीलेंट नंबर 2 जो है यहाँ पर उनके काउंसिल ने बताया कि जो प्रोसिक्यूशन है वो फेल हो गया, प्राइम फेशिया फेल हो चुके हैं कि केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव कर पाए, और तो इसलिए जो है बर्डन ऑफ प्रूविंग जो इनोसेंस है वो अपीलेंट के नंबर 2 के ऊपर शिफ्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर डिस्कशन करने के बाद कोर्ट ने पाया कि एक नूर आगा का जो केस था उसको भी कंसिडर किया। यहाँ पर ये व्यू टेक जो बताया गया था कि जो प्रूफ जो होता है एनडीपीएस का वो बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट होना चाहिए, और ये जो एक वेल सेटल्ड क्रिमिनल प्रिंसिपल है कि अगर जितना ज्यादा सीरियस ऑफेंस होगा तो उसमें उतनी ज्यादा सख्ती होगी डिग्री ऑफ प्रूफ को बनाने के लिए, और हायर डिग्री ऑफ एश्योरेंस भी रिक्वायर्ड होंगी। ये जजमेंट्स आई थी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह की, रितेश चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की और भोला सिंह की। यहाँ पर ये बताया कि जो इनिशियल बर्डन होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि वो एस्टेब्लिश करे एसेंशियल फैक्टर्स को। अगर जब प्रोसिक्यूशन जो है वो अपनी बर्डन को डिस्चार्ज कर देता है तब फिर इसके बाद ऑनस है वो अक्यूज्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि वो अपनी इनोसेंस है वो प्रूव करे। लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो होता है अक्यूज्ड का अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए वो वैसा नहीं होता है जैसा प्रोसिक्यूशन का होता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को यहाँ पर बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट्स जो ऑल रीजनेबल डाउट्स को प्रूव करना होता है, और लेकिन जो अक्यूज्ड का जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो वैसा नहीं होता है, एक प्रीपोंडेंसीज ऑफ द एविडेंसेस के बेसिस पे होता है। और ये जजमेंट थी नूर आगा की, वो यहाँ पर कोर्ट की यहाँ पर, और यही बताया कि जो प्रोविजंस सेक्शन 54 एनडीपीएस के जो प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, तो तब एसेंशियल जरूरी हो जाता है प्रोसिक्यूशन को कि वो जो एलिमेंट ऑफ पोजेशन ऑफ द कॉन्ट्राबैंड है वो
फॉर द बर्डन टू बी शिफ्ट टू अक्यूज्ड टू प्रूव हिज इनोसेंस। अगर वो प्रूव कर देते हैं तब फिर जो ऑनर्स ऑफ द प्रूफ होता है वो अक्यूज्ड के ऊपर चला जाता है कि वो अपनी इनोसेंस भी प्रूव करे। और पोजेशन ऑफ कॉन्ट्राबैंड जो है वो पहले प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसके बाद ही जो इनोसेंस है वो शिफ्ट होगी। मतलब जो प्रूफ जो अक्यूज्ड के ऊपर तभी शिफ्ट होगा कि वो पहले प्रोसिक्यूशन है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है वो प्रूव कर सके। और यहाँ पर ये बताया कि जो प्लिया ऑफ फेलियर टू एस्टेब्लिश फाउंडेशन फैक्ट्स, तो यहाँ पर ये बताया कि जो अपीलेंट नंबर 2 के जो काउंसिल थे उन्होंने बताया कि प्रोसिक्यूशन फेल हो गया कि अंडरलाइंग फैक्ट्स ऑफ पोजेशन ऑफ कॉन्ट्राबैंड बाय अपीलेंट नंबर 2, तो इसलिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट नहीं होता है अक्यूज्ड के ऊपर। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये जो सबमिशंस थी वो डिवाइड ऑफ मेरिट्स है। जो एविडेंस प्लेस ऑन रिकॉर्ड जो प्रोसिक्यूशन द्वारा दिया गया तो इसमें जो उनकी जो सबमिशन है डिवाइड ऑफ मेरिट्स है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा किस तरह से है कि प्रोसिक्यूशन ने जो है केस को सक्सेसफुली एस्टेब्लिश कर लिया है कि अपीलेंट नंबर 2 थे वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे जब उनको पकड़ा गया मौका वारदात से, और जो नाका जहां लेट डाउन किया गया था तो जो रेलेवेंट डेट एनसीबी ऑफिसर्स ने लेट डाउन की थी, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जो कार का था वो भी रिकवर किया जब अपीलेंट को सर्च किया था कि वो पाया कि ये ही ऑनर है कार के। और जो कार को भी सर्च किया था एनसीबी ऑफिशियल्स ने, 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे उनकी प्रेजेंस पे, और जो कॉन्ट्राबैंड था वो जो रिकवर किया गया था कार में वो भी अपीलेंट द्वारा जो अपीलेंट गार्ड को ड्राइव कर रहे थे वहीं से रिकवर किया, जो कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस आए थे जिसमें एक इंडिपेंडेंट विटनेस गैस्टेड ऑफिसर थे जो कि एनसीबी के पार्ट के टीम थे, लेकिन एक इंडिपेंडेंट विटनेस थे जो कि वो एक हॉस्टाइल हो गए थे, उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने उसको ड्रॉप कर दिया था। तो क्योंकि लेकिन उसके बाद भी अदर इंडिपेंडेंट विटनेस की जो स्टेटमेंट थी वो कंसिस्टेंट थी और कुछ भी क्रॉस एग्जामिनेशन से उसको डिमोलिश भी नहीं कर पाए, जो अक्यूज्ड अपीलेंट है वो डिमोलिश नहीं कर पाए। जो डिपोजिशन थी केमिकल एग्जामिनर की उससे पता चला कि ये उन्होंने सक्सेसफुली रिपोर्ट को प्रूव कर दिया था। उन्होंने ये बताया कि टेस्टिंग सैंपल्स थे जो कि बैग रिकवर किए थे कार से अपीलेंट से जो कि हीरोइन थी, सैंपल्स जो लिए गए थे वो अनटेम्पर्ड थे। टेस्टिमोनी थी कांस्टेबल की वो भी कॉरोबरेट करती है फैक्ट को कि वो सैंपल्स को अपने साथ जो उन्होंने सैंपल्स को अपने उनके पास से पाए गए थे और फिर बाद में सीआरसीएल न्यू दिल्ली में डिपॉजिट किए थे जो कि सील्स इंटैक्ट थी। सारे नैरेटिव को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि जो प्रोसिक्यूशन जो है वो अपनी डिस्चार्ज कर पाया है केस को। तो अब इस ऐसे केस में जो ऑनर्स था वो शिफ्ट हो जाता है टू प्रूफ दी फंडामेंटल फैक्ट्स को प्रूव करना था अक्यूज्ड के ऊपर। जो इनिशियल बर्डन था वो अपीलेंट के ऊपर था कि उनके पास नॉलेज थी कार की जो उन्होंने ओन की थी, वो गाड़ी खुद चला रहे थे रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कि यूज की जा रही थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी नार्कोटिक्स, इसलिए उनको जो है उस पर डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये कंक्लूडेड ये पाया होगा कि प्रोसिक्यूशन ने एडिक्वेट एविडेंस थे वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है। अक्यूज्ड जो अपीलेंट नंबर 2 है उनके ऊपर शिफ्ट कर दी, मतलब प्रूव कर दिया था कि अपीलेंट नंबर 2 के पास नॉलेज थी और पोजेशन जो थी वो कंटेम्पलेटेड होती है अंडर सेक्शन 35 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के में, और जो कि बताती है कि एक कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑफ इंडिकेटिंग की ऑफेंस जो है वो फॉर विच ही हैज बीन चार्ज्ड। तो राम अवतार वर्सेस रामा का जो जजमेंट थी उस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये ऑब्जर्व किया था कि जो कॉन्ट्राबैंड है वो एक साइन क्वा नॉन जो है वो एक कन्विक्शन के लिए पर्याप्त है, और कॉन्ट्राबैंड जो है वो एक रिकवर्ड होना चाहिए एज पर द इन अकॉर्डेंस जो प्रोविजंस है सेक्शन 50 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत, और एक स्टैट्यूटरी सेफगार्ड जो बनाया गया फेवरिंग द अक्यूज्ड। जो रिकवरी जो है वो भी अदरवाइज नहीं तो क्या होगा कि रिकवरी जो है विशिएटेड हो जाएगी लॉ के में। और नीचे यहाँ पर ये बताया कि जो आर्गुमेंट जो दिया था अपीलेंट द्वारा कि नीचे की दोनों कोर्ट ने एरर्ड किया और डिस्कार्ड कर दिया था डिफेंस को कि एक जो असली जो कल्प्रिट थे वो प्रोसिक्यूशन नंबर 1 थे जो कि रियल कल्प्रिट थे, उनको एप्रीहेंड किया था एनसीबी ऑफिसर्स ने विद द कॉन्ट्राबैंड। लेकिन जो
उनको मतलब ब्राइब कर दिया गया था एनसीबी ऑफिसर्स द्वारा, मतलब एनसीबी ऑफिसर्स को ब्राइब कर दिया था ताकि जो कि लेकिन ब्राइब कर दिया था एनसीबी ऑफिसर्स को, लेकिन वो टेस्ट फॉर प्रिपोंडेंसीज ऑफ द प्रोबेबिलिटी को नहीं मीट करते हैं, और जो कि राइटली डिसअपील्ड किया था नीचे की दोनों कोर्ट्स ने। कोई भी कॉर्पोरेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि ना ही वो ये सब कॉर्पोरेट कर पाए थे किसी कॉजिनेंट एविडेंस द्वारा। और ये प्ली एक और उठाई थी उन्होंने एक्यूज्ड ने कि वो कस्टडी में थे एनसीबी की मच बिफोर दी नाका जब लेट डाउन किया गया था उससे पहले ही वो कस्टडी में थे। ये प्ली ली थी एक अपीलेंट नंबर 2 ने कि वो एक ऑलरेडी कस्टडी में थे एनसीबी ऑफिसर्स में मच बिफोर द पॉइंट ऑफ टाइम जब नाका लेट डाउन किया था 11 दिसंबर 2005 में। जो डिपोजिशन जो विटनेसेस जो प्रोड्यूस किए थे वो DW1 थे, उन्होंने सब्सटेंशिएट किया था कि कॉल जो है वो सो एंड सो नंबर मोबाइल से, मोबाइल नंबर जो बताया था 9:54 पे ली गई थी 11 दिसंबर 2005 को, और ऑलरेडी उन्हें डिटेन किया जा चुका था एनसीबी ऑफिशियल्स द्वारा, और एक लैंडलाइन नंबर पे की गई थी जोनल डायरेक्टर ऑफ चंडीगढ़ में। तो ये भी कोई इस तरह की जो DW1 ने स्टेटमेंट दी थी वो कोई भी असिस्टेंस नहीं बनती दे पाएगी अपीलेंट को, क्योंकि जो मोबाइल फोन नंबर्स जो बिल्स बताए गए हैं वो समन्ड बाय दी जो अपीलेंट थे वो प्रूव नहीं कर पाए अपीलेंट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, क्योंकि जब ट्रायल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो बिल इन क्वेश्चन था वो सिर्फ एक कंप्यूटर जनरेटेड बिल था, और रिकॉर्ड जो बिल था वो प्रोड्यूस नहीं किया जो जिस विटनेस को जो समन किया गया था, लेकिन बिल पे सिग्नेचर नहीं थे किसी भी अथॉरिटी के जो प्रूव कर सके कि मोबाइल नंबर जो अपीलेंट द्वारा असर्ट किया गया है कि ये मोबाइल उनको बिलोंग करता है और उनके नाम पर है। तो यहाँ पर कोई एक जो है कोई रीजन नहीं बनता है कि एक डिफरेंट व्यू आ सके। और जो काउंसिल्स ने जो अदर जजमेंट्स बताई थी जो कि दूधलाल पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम सिंह और सो एंड सो जो जजमेंट थी डिफेंस विटनेस थी वो कि डिफेंस विटनेस को भी इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए जो प्रोड्यूस किए जाते हैं प्रोसिक्यूशन द्वारा, और लेकिन डिफरेंस यार्डस्टिक्स नहीं प्रिस्क्राइब करनी चाहिए प्रोसिक्यूशन विटनेस को जो कि एज कम्पेयर टू डिफेंस विटनेस को, जो एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। लेकिन ये इस केस में वो नहीं ली जा सकती क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने ऑलरेडी केयरफुली एनालाइज कर दिया था टेस्टिमनी ऑफ डिफेंस विटनेसेस का। जब एक एडवर्स प्रिजम्पशन था वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में जब बनाया गया था, हाई कोर्ट ने भी जो है पेन्स ली थी और डिफरेंट एंटायर टेस्टिमनीज को और डिफेंस विटनेसेस को जो एनालाइज किया था और इंडोर्स किया था कि जो भी उन्होंने इंडोर्स किया था जो व्यू लिया था ट्रायल कोर्ट द्वारा। तो ये कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं थी कि न ही कोई अनड्यू फेवर था कि प्रोसिक्यूशन विटनेस को दिया गया था कि अपीलेंट नंबर 2 के साथ किसी तरह का बायसिज्म हुआ है। तो ये एक क्लियर अनरिलायबिलिटी थी कि टेस्टिमनी ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेस की, तो इसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि इंडिपेंडेंट विटनेस की जो प्ली थी वो अंडर सेक्शन 100 ऑफ सब पार्ट 4 ऑफ CRPC के तहत थी, और जो व्यू लिया गया था वो कि जो व्यू था वो कोई जो अपीलेंट ने जो व्यू दिया था कहते कि ऐसा कोई डज नॉट होल्ड एनी वाटर, क्योंकि सेक्शन 100 सब पार्ट 4 ऑफ CRPC फॉल्स करता है चैप्टर 7 ऑफ जो CRPC का जो बताता है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, जो कि ये नरेट किया है ये सेक्शन 100 सब पार्ट 4 का। तो यहाँ पर इस प्रोविजन को देखने के बाद ये पाया कि जनरल प्रोविजन जो रिलेटेड टू सर्च है वो अप्लाइज होता है क्लोज स्पेस पे। फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंस जहाँ पे कहीं घर पे हो, जहाँ ऑफिस पे हो या शॉप पे हो, जहाँ पे बिल्डिंग प्रेमिसेस पे हो, अगर कोई सर्च जो है वो रिक्वायर्ड की जाए कंडक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन, तो अगर सब पार्ट 4 ऑफ 100 CRPC जो बनाता है कि एक प्योरिटी को प्रोसेस को बनाने के लिए कि कोई भी सर्च लेने से पहले एक इंडिपेंडेंट विटनेसेस और रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ लोकेलिटी को लिए जाए, जब कोई जहां भी कोई प्लेस की तलाशी लेनी हो तो वो भी उनको भी एक विटनेस के तौर पे ज्वाइन कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो नाका जो लिया गया था एनसीबी द्वारा वो एक ओपन एरिया था, राउंड अबाउट्स ऑफ सेक्टर 24 और 25 ऑफ चंडीगढ़ का था, और जो लोकेशन था कोई भी आसपास इनहेबिटेंट नहीं था विसिनिटी का। जो नाका लिया गया था वो रात के 1 बजे लिया गया था 12 दिसंबर 2005 का। तो ऐसे में जो 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे जो कि
वही लिए जा सके, क्योंकि जो जलंधर से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे और एनसीबी ने उन्हें फ्लैग डाउन किया कि वो आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को कहा। तो इस ये शेडो ऑफ डाउट्स जो था कि जो टेस्टिमनी है PW1 की कि वो ही एक रियल कल्प्रिट है, उसे क्लियरली ट्रम्प्ड अप, और ये स्टोरी जो है कैन नॉट बी सस्टेन्ड। तो इसलिए जो इंडिपेंडेंट विटनेस थे वो हॉस्टाइल हो गए थे, इसलिए प्रोसिक्यूशन ने उनको एग्जामिन नहीं किया। और जो बाकी दो डिफेंस विटनेसेस थे वो अपीलेंट ने प्रोड्यूस किए थे। अपीलेंट नंबर 2 ने वो डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो दूसरे इंडिपेंडेंट विटनेस है वो एक स्टॉक विटनेस है, वो कोई भी असिस्टेंस नहीं दे सकते। इसलिए प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसीज जो बताई गई थी लैंड काउंसिल ऑफ अपीलेंट की पैरा नंबर 4.3 4.4 को, उसको आर नॉट कंसिडर्ड सो वाइटल। कोर्ट का ये वाइटल नहीं है कि जो अनसेटल किया जा सके या डिमोलिश किया जा सके पूरा जो केस प्रोसिक्यूशन ने एस्टैब्लिश किया है। तो कंक्लूजन पे यहाँ पे ये निकाला कि जो अपीलेंट नंबर 2 था वो उनका केस नहीं बनता एक्विटल का, जो ऑर्डर था कन्विक्शन का अपीलेंट नंबर 2 का वो मेंटेन रहता है, इसलिए इनकी जो क्रिमिनल अपील थी उसको खारिज कर दिया और ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन और सेंटेंस था वो अपहेल्ड कर दिया जो हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था, और जो अपीलेंट नंबर 1 थे उनको जो है वो एक्विटल कर दिया। तो ये जजमेंट थी 3 ऑनरेबल जजेस की 22 सितंबर 2003 की। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।